नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे विकारी शब्द विशेषण के बारे में। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया इन तीनों विकारी शब्दों को हम देख चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। जो विशेषण शब्द है उनसे क्या होता है कि व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो यथार्थ स्वरूप हमारे सामने उसका प्रकट हो जाता है और उनकी स्थिति, रंग, रूप इसका हमें बोध हो जाता है और साथ में ही भाषा की जो प्रभावशीलता है वो भी इससे बढ़ती है विशेषण शब्दों से। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। जिस शब्द की भी विशेषता बतला रहा है विशेषण वो विशेष कहलाएगा। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, इनमें नीला, छोटी एवं भला ये शब्द विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति ये विशेष थे और इनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। तो जो जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो तो है विशेष और जो विशेषता बता रहे हैं वो शब्द है विशेषण। अब हम इसके विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 5 प्रकार है। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ किताबों में विशेषण 4 ही बताए गए हैं पर ये 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी के बारे में कोई गुण बता रहे हैं, कोई दोष है, उसका रंग, रूप, आकार, स्वभाव, उसकी स्थिति, ये सभी जो शब्द जिसके बारे में विशेषता बताते हैं वो सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुराना कमीज, तो कमीज की विशेषता है कि वो पुराना है। काला कुत्ता, उसका रंग है। तो मीठा आम, ये उसका स्वाद है। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इनके नाम से मालूम चल रहा है। निश्चित संख्यावाचक इसमें मतलब निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे 1, दूसरा, तीनों, चौगुना, इनमें संख्या निश्चित है तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। और जैसे कई, कुछ, बहुत, सब, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, कह नहीं सकते कि इसमें इतनी संख्या है, तो ये क्या हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे इसमें निश्चित परिमाण बताया गया हो, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, तो ये सभी निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। और अनिश्चित में जिसमें मात्रा अपने को निश्चित मालूम नहीं चले, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, इस प्रकार से। चौथा आता है विशेषण का प्रकार संकेतवाचक। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो है तो सर्वनाम और वाक्य में क्या विशेषण का के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। तो इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। मूल रूप में होते सर्वनामी है पर ये जब संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब तो ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो जाते हैं और जब क्रिया के आगे लगते हैं तब ये सर्वनाम का रूप ले लेते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं,
इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। क्यों कि ये जो गेंद है ये संज्ञा है, तो इसके आगे इस लगा तो ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। पुस्तक है तो ये भी संज्ञा है, तो इसके आगे जो उस है तो यहाँ पे सर्वनाम न होके ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। अब इस प्रकार अगर क्रिया के आगे लगता है, जैसे वह दौड़ता है, तो क्रिया से पहले लगेगा तब वो सर्वनाम हो जाएगा, फिर वह विशेषण नहीं होगा, फिर वह सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों का हमें भेद भी ध्यान रखना है। फिर अगला आता है पांचवा प्रकार, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। वो मूल रूप में तो व्यक्तिवाचक विशेषण है, लेकिन वाक्य में क्या कर रहे हैं, मूल रूप में तो वो संज्ञा है पर वाक्य में व्यक्तिवाचक विशेषण क्या विशेषता बता रहे हैं, तो उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। ये होते तो मूल रूप में संज्ञा शब्द ही है पर अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, तो अब ये जो बनारस है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर यहाँ पे बनारसी साड़ी तो दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जैसे कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया आदि, इसमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब हम देखते हैं प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं, परिश्रमी का और विनम्र लड़की का, तो ये विनम्र, परिश्रमी और विनम्र क्या हो गए, विशेषण शब्द हो गए। और इनकी भी विशेषता बता रहे, फिर वो शब्द कौन से, तो बहुत व अति विशेषण की भी विशेषता बताएं, तो ये हो गए प्रविशेषण। अब हम देखते हैं विशेषण की रचना, कि विशेषण किन किन से बनते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप में विशेषण होते हैं, जैसे रंगों के नाम, आकार, ये सभी विशेषण होते हैं। पर कुछ संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया और अवयव शब्दों के साथ में प्रत्यय लगने से विशेषण बनते भी हैं। जैसे संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय लगेगा और कैसे विशेषण बनेगा वो इनके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे रंग, रंग संज्ञा है, इसमें इन प्रत्यय लगा तो रंगीन विशेषण बन गया। राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, बनारस प्लस ई तो बनारसी, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जयपुर प्लस इया तो जयपुरिया, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। तो इनमें ध्यान ऐसे भी ध्यान भी रखना है अपनों को कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा और कौन सा विशेषण बना, तो इससे हमने मूल शब्द और प्रत्यय भी अलग कर सकते हैं। फिर है सर्वनाम से विशेषण, तो इसमें मैं सर्वनाम है और एरा प्रत्यय लगा तो क्या बना, मेरा विशेषण बना, मेरा विशेषण शब्द है। तुम और हारा, तो इसमें तुम्हारा, तुम्हारा भी विशेषण शब्द है। फिर क्रिया से कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। वंदन प्लस ई वंदनीय, लूट प्लस एरा तो लुटेरा, झगड़ प्लस आलू तो झगड़ालू, तो इनमें मूल शब्द और प्रत्यय भी हमें ध्यान रखना है। फिर अवयव से विशेषण, तो अवयव से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे बाहरी अवयव शब्द है और ई प्रत्यय लग गया तो बाहरी ये विशेषण शब्द बन गया। पीछे अवयव शब्द है और ला प्रत्यय लग गया तो पिछला, ये विशेषण बन गया। और अवयव शब्द किसे कहते हैं कि जिनमें कोई भी काल वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उनको अवयव शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार हमने विशेषण, उसके भेद और विशेषण किस प्रकार से बनते हैं वो भी हमने देखा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो देख लेते हैं, जो विशेषण की अवस्थाएं जो आपने इसमें नहीं बताई गई, तो थोड़ा उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। अब जैसे अपने गुणवाचक विशेषण देखा था कि गुण, दोष और ये सब जो आते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। तो उन शब्दों का भी देख लेते हैं कि कौन कौन शब्द आते हैं। जैसे गुण है तो गुण में उसका व्यक्ति का भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी, न्यायी, इस प्रकार जो भी गुण होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब उसमें दोष भी आते हैं, जैसे बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट, ये सब दोष हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। रंग रूप, जितने भी रंग है वो सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं।
और कोई किसी का आकार है तो भी गुणवाचक विशेषण में आएगा, जैसे गोल, चौकोर, सुडोल, समान, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, ऊंचा, मोटा, पतला। तो अगर किसी का आकार बताया गया है तो भी गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। जैसे स्वाद हो गए तो मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, ये सभी गुणवाचक के उदाहरण है। किसी की अवस्था बताई हो, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे स्थान है तो स्थान की स्थिति कैसी है, उजाड़ है, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, दायां बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, ये सभी किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। असमी, पंजाबी, जैसे किसी व्यक्ति है कोई तो असमी है, पंजाबी, अमेरिकी है, इस प्रकार कहते हैं ना, भारतीय, तो वो सभी उसके गुण है और वो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब काल भी देख लो, जैसे नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक। तो ये शब्द हमें ध्यान रखने हैं कि कौन कौन शब्द गुण में आते हैं। फिर रहते स्थिति, निचला, ऊपरी, उत्तर पूर्वी आदि, ये सभी शब्द। स्पर्श हो गया, मुलायम, सख्त, ठंड, गर्म, कोमल, खुरदरा, ये सब। फिर तापमान, अगर तापमान ठंडा, गर्म, कुनकुना, यह सब बता रहे हैं तो ये भी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। फिर जैसे भार बता रहे हैं, हल्का या भारी, तो भी गुणवाचक में आएंगे। ध्वनि है, मधुर, कर्कश, स्वभाव है किसी का चिड़चिड़ा या मिलनसार, तो भी गुणवाचक विशेषण है। गंध है, कोई गंध बता रहे हैं अपने, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। समय बता रहे हैं, अगला, पिछला, बौद्धकालीन, प्रागैतिहासिक, नजदीकी, तो ये सब गुणवाचक विशेषण के कुछ शब्द थे, तो हमने ये देखे। अब हम विशेषण की अवस्थाएं देख लेते हैं जो अपने बुक्स में नहीं थी। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। ये तुलना की दृष्टि से हैं। अब इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं वापिस। मूलावस्था, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। कोई व्यक्ति या वस्तु है, उसके गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह उसकी मूलावस्था कहलाती है। ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो सरल शब्दों में इसको वापस देख लेते हैं। जैसे जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता ज्ञात हो, किसी दूसरे की तुलना आदि न की गई, उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जिस कोई व्यक्ति की विशेषता बताई गई और उसमें किसी की तुलना नहीं की गई तो वो स्थिति उसकी विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है। जैसे कमल सुंदर फूल है, तो यहाँ पे कमल एक फूल के ही बारे में बात की गई है, तो उसकी ये मूल अवस्था होगी, इसलिए विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, तो एक ही पतंग है और एक के बारे में बात की है, तो वो मूलावस्था है। इसमें कोई तुलना नहीं होती है बल्कि सामान्य विशेषता बताई जाती है, तो ये मूलावस्था कहलाती है। फिर आती है उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जब दो में तुलना हो जाए तो उत्तरावस्था, और जब तुलना नहीं होती तो मूलावस्था। सामान्य शब्दों में इसको देख लेते हैं। जिस विशेषण से किसी वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, ये लाइन तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो दूसरी वस्तु से तुलना की जाए वहां पे होती है उत्तरावस्था। अब इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं उसमें तर लग के ये शब्द बनते हैं। जैसे महत् प्लस तर तो महत्तर, लघु प्लस तर तो लघुत्तर, इस प्रकार ये उत्तरावस्था के उदाहरण बनते हैं। अधिक प्लस तर तो अधिकतर, दीर्घ प्लस तर तो दीर्घतर, ये उत्तरावस्था के उदाहरण है। मतलब जो विशेषण शब्द है उसमें तर प्रत्यय लगा के उत्तरावस्था का रूप बनता है। फिर आता है उत्तमावस्था, ये विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है या फिर श्रेष्ठ अवस्था भी कह सकते हैं। जब दो या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है तब विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वो विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जिस विशेषण से किसी वस्तु की विशेषता को अन्य सभी संबंध वस्तुओं की विशेषता से अधिक बताया जाए वो विशेषण की उत्तमावस्था होती है। मतलब किसी एक को ही श्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी
बताया जाता है, या तो श्रेष्ठ बताया जाता है या फिर दोषी बताया जाता है, मतलब उससे श्रेष्ठ या उससे बुरा कोई नहीं हो सकता है, तो वो उसकी विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे कपिल सबसे अच्छा लड़का है तो उससे अच्छा फिर कोई नहीं, तो ये उत्तमावस्था होगी। तुम सबसे सुंदर हो तो तुमसे सुंदर फिर कोई नहीं, उस प्रकार। हमारे कॉलेज में नयन सबसे अच्छा खिलाड़ी है तो उससे अच्छा फिर कोई नहीं है, तो ये विशेषण की उत्तमावस्था हो गई। अब तत्सम शब्दों की उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे अब ये उत्तमावस्था के लिए विशेषण शब्द प्रयोग होते हैं, उसमें जो शब्द रहते हैं उनमें तम प्रत्यय जोड़ के वो शब्द बनते हैं। जैसे सुंदर प्लस तम तो सुंदरतम, ये सबसे श्रेष्ठ के लिए आ गया। महत प्लस तम तो महत्तम, और जो उत्तरावास है उसमें तर प्रत्यय जुड़ रहा था, इसमें तम प्रत्यय जुड़ रहा है। लघु प्लस तम तो लघुतम, अधिक प्लस तम तो अधिकतम, और श्रेष्ठ प्लस तम तो श्रेष्ठतम। इस प्रकार ये उत्तमावस्था के विशेषण शब्द बनते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। तो आज हमने विशेषण के बारे में देखा और उसकी ये अवस्थाएं जो नहीं थी बुक्स में वो भी देख ली। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।